अच्छा जी। सवाल आप लोगों का डिसीजन मेकिंग, कंट्रीब्यूशन, लिमिटिंग फैक्टर, इन चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए है। सवाल कहता है ईच शैम्पू यूजेस द सेम। अच्छा जी, ऊपर भी होगा ना, लिखा हुआ है रेपनजेल लिमिटेड प्रोड्यूस थ्री टाइप्स ऑफ शैम्पू। तीन शैम्पू बनाती है कंपनी, एलो, हेजल एंड पीच। ये तीन शैम्पूज का नाम है जो कंपनी बनाती है। Each shampoo uses the same manufacturing process but contains different ingredients. हर तरह के शैम्पू को बनाने के लिए एक सेम प्रोसेस से उसको गुजरना होता है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, चीज़ें मुख्तलिफ इस्तेमाल हो रही होती हैं। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर द 6 months एंडेड 31 अक्टूबर 2012। ये 6 महीने का डेटा है। सेल्स दी हुई है लीटर्स में, सेलिंग प्राइस पर लीटर दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल पर लीटर की अमाउंट दी हुई है, और वेरिएबल ओवरहेड्स पर लीटर की भी अमाउंट दी हुई है। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर आ दिए हुए हैं, आउटपुट पर लेबर आ दिया हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है 6 महीनों की। वह रिकवर्ड एट द रेट ऑफ $13 पर डायरेक्ट लेबर आवर, नो इन्वेंटरी केप्ट एंड ऑल आउटपुट इज सोल्ड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन। ए में बोलता है कैलकुलेट दी टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द 6 months एंडेड 31 अक्टूबर 2012। ये जो 6 महीने हैं इसमें टोटल कितने घंटे, लेबर आवर्स कितने रिक्वायर्ड हैं, इसका हिसाब करना है आपने। तो हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास पहला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है एलो। तो हम पहले प्रोडक्ट की अगर बात करें तो हमारे पास पहले प्रोडक्ट के सेल्स दी हुई है इन लीटर्स। 1,20,000 यूनिट जो है ना वो सेल आउट होंगे, बिकेंगे। अच्छा, कंपनी के पास कोई क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, लिखा हुआ है नो इन्वेंट्री इज केप्ट एंड ऑल आउटपुट इज सोल्ड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पर इस सवाल में जो सेल्स के यूनिट्स होंगे वही प्रोडक्शन के यूनिट्स होंगे। कंपनी का कोई क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, कंपनी जो बनाती है वो बेच देती है। तो अगर 1,20,000 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं तो बनाए भी 1,20,000 यूनिट्स होंगे। और साथ में आउटपुट पर लेबर आर इन लीटर्स लिखा हुआ है 8। यानी कि 1 घंटे में जो है ना कितना आउटपुट बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एलो के 1,20,000 लीटर्स बने होंगे। एलो के 1,20,000 लीटर्स बने होंगे और 1 घंटे में 8 लीटर्स बन जाता है। 1 घंटे में 8 लीटर्स बन जाता है। तो 1,20,000 लीटर्स बनाने के लिए 8 लीटर फी घंटे के हिसाब से आपको 15,000 15,000 घंटे 15,000 आवर्स लगे होंगे, 15,000 घंटे लगे होंगे। 1,20,000 लीटर्स हैं और 1 घंटे में 8 लीटर बनता है। तो अगर 1,20,000 लीटर्स बनाना है और 1 घंटे में 8 लीटर्स बनता है तो 15,000 घंटे लगे होंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, 1 घंटे में 8 लीटर बनता है तो 15,000 घंटे में 1,20,000 लीटर बनेगा। इसी तरह से अगला हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है हेजल। हेजल के लिए क्या होगा, 39,000, 39,000 लीटर्स हैं टोटल, और 1 लीटर के 4 घंटे, 1 लीटर के 4 घंटे। तो 39,000 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 9,750, 9,750 आवर्स, 9,750 घंटे, 9,750 घंटे हेजल के लिए लगे होंगे। फिर हम आ जाते हैं पीच पर। फिर हम आ जाते हैं पीच पर। पीच की अगर हम बात करते हैं तो पीच जो है उसके 60,000 लीटर्स टोटल हैं। ठीक है जी। और 1 घंटे में 5 लीटर्स बन जाता है। तो अगर हम 60,000 को 5 से डिवाइड करें तो 12,000 घंटे जो है ना, 12,000 घंटे जो है वो यहाँ पर चाहिए होंगे, 12,000 आवर्स। सही है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पार्ट ए का जो आंसर होगा, यानी कि जो टोटल लेबर आवर्स का आंसर होगा, टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स में क्या होगा,
टोटल लेबर आवर्स में 15,000, 9,750 और 12,000 सब ऐड हो जाएगा। 9,000, 15,000, 9,750 और 12,000 सब ऐड हो जाएगा, तो ये 36,750 बनेगा। 36,750 आवर्स, 36,750 आवर्स, 36,750 आवर्स ये टोटल लेबर आवर्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे एज पर जो आपका क्वेश्चन नंबर ए था, पार्ट ए था। ठीक है जी, और कोई खास मुश्किल नहीं था। दूसरे पार्ट में क्या लिखा था? दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स एंड द टोटल प्रॉफिट मेड फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 31 अक्टूबर 2012। आप हर प्रोडक्ट का और कंपनी का टोटल जो नेट प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट कर दो इन्हीं 6 महीनों के लिए। तो हम जो है वो पहले प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स एंड द टोटल प्रॉफिट मेड फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 31 अक्टूबर 2012। तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, ए, एच और पी। तीन प्रोडक्ट्स हैं, हम तीन हेडिंग्स डाल लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम अपने पास सेल्स रेवेन्यू लिख लेते हैं। अच्छा, सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा? बड़ी आसान सी बात है। सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए आप सेलिंग प्राइस को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करते हो। सेलिंग प्राइस भी आपको दी हुई है और यूनिट सोल्ड भी आपको दिए हुए हैं। तो पहला हो जाएगा 1,20,000 इंटू 8। 1,20,000 इंटू 8 जो बनता है वो 960,000 बनता है। उसके बाद अगला आपका हो जाएगा 39,000 हिजल के यूनिट्स हैं और सेलिंग प्राइस 14 की है, तो 546,000 बन जाएगा। उसके बाद उससे अगला जो है वो पीच है और पीच के लिए जो है वो 60,000 यूनिट्स हैं और सेलिंग प्राइस जो है वो 10 है, यानी कि 600,000 पीच की सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू बन जाएगी। सेल्स रेवेन्यू में से हमें लेस कर देने हैं सारे के सारे खर्चे, तो हम लेस कर देते हैं सारे के सारे खर्चे और खर्चों में सबसे पहले हम अपनी सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में हमें नज़र आ रहा है कि मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स और लेबर जो है ना, ये तीन हमारी वेरिएबल कॉस्ट होंगी। तो हम मटेरियल की बात करते हैं। अगेन अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो मुझे मटेरियल पर लीटर दिया हुआ है 2.7। ठीक है, मटेरियल पर लीटर 2.7 दिया हुआ है और 1,20,000 लीटर्स एलो के हैं। 1,20,000 लीटर्स के लिए 324,000 बनता है, 324,000 बनता है। इसके बाद हमारे पास हेजल है। हेजल जो है ना, उसका डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट जो है वो 7.8 है और 39,000 लीटर्स है, तो 304,200 बन जाता है। 304,200 बन जाता है। उसके बाद हमारे पास पीच है। पीच के 60,000 लीटर्स हैं और 1 लीटर पे जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो 5.36 लगता है, तो ये 321,600 होगा। 321,600, 321,600। ठीक है। मटेरियल के बाद हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स किस तरह से दिए हुए हैं भाई? वेरिएबल ओवरहेड्स की अगर बात करते हैं तो वो भी हमें दिए हुए पर लीटर 1.8 के हिसाब से। तो पहला हो जाएगा 1,20,000 इंटू 1.8, यानी कि 216,000। उसके बाद फिर हेजल के लिए क्या होगा? हेजल के लिए हो जाएगा 2.2 इंटू 39,000। 39,000 उसके लीटर्स हैं और 2.28 लीटर की कॉस्ट है, तो 85,800 हो जाएगा। उसके बाद पीच के लिए क्या होगा? पीच के लिए जो है वो वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट 1 है, 1 इंटू 60,000 यानी कि 60,000 हो जाएगा। अच्छा जी, अब कौन सी कॉस्ट माइनस होगी? अब हम आ जाते हैं लेबर पर। अब हम आ जाते हैं लेबर पर। अच्छा, लेबर जो है उसको कैसे पैसे पे किए जा रहे हैं? लेबर की जो पेमेंट है ना, उसके बारे में लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर, आर्ली रेट दिया हुआ है।
तो ये अगर आली रेट दिया हुआ है तो उसको लीटर से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं 1,20,000 को 3.2 से मल्टीप्लाई करूं, बल्कि क्योंकि ये आली रेट दिया हुआ है तो मुझे नंबर ऑफ आर्ट्स से मल्टीप्लाई करना होगा, और एलो के नंबर ऑफ आर्ट्स 15,000 है। इसी तरह हेजल के लिए 3.20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9,750 से, और इसी तरह से पीच के लिए 3.20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12,000 से। इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो जो रेट दिया हुआ है वो आली रेट दिया हुआ है, फी घंटा पर आवर रेट दिया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से वर्किंग करेंगे। अब अगर हम नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15,000 इंटू 3.2 करेंगे, 48,000 आ जाएगी लेबर की कॉस्ट पहली वाली। ठीक है जी। उसके बाद हम कर देंगे 9,750 इंटू 3.2, यानी कि 31,200 दूसरी कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद हम करेंगे 12,000 इंटू 3.2, यानी कि 38,400 हमारी तीसरी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसको जब हम माइनस कर देंगे, ये सारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। जब हम सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे ना, तो हमारे पास हर चीज की कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन की वैल्यू, 960,000 माइनस 324,000, 216,000 और 48,000। ये जब हमने माइनस किया तो 372,000 बच गई कंट्रीब्यूशन हमारे पास एलो की। इसी तरह से 546,000 माइनस 304,200 माइनस 858,000 माइनस 31,200, 124,800 कंट्रीब्यूशन बच गई हेजिल की। इसी तरह से 600,000 माइनस 321,600, 60,000 और 38,400, तो ये हमारे पास 180,000 की कंट्रीब्यूशन बच गई पीच की। फिर हम फाइनली प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए लेस कर देंगे यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है? फिक्स कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ $477,750 फॉर द 6 months were recovered at the rate of $13 per direct labor hour। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो थी 477,750, लेकिन इसने क्या किया, इसने क्योंकि तीन प्रोडक्ट्स के बीच में बांटना है, तो तीन प्रोडक्ट्स के बीच में इक्वली नहीं बांटा। ऐसा नहीं किया कि ये टोटल फिक्स कॉस्ट को 3 से डिवाइड कर दे, और एक हिस्सा एलो का, एक हिस्सा हेजल का, एक हिस्सा पीच का। कंपनी कोई भी मेथड फॉलो कर सकती है। इसने जो मेथड फॉलो किया, इसने ये मेथड फॉलो किया कि इसने ये कहा कि मेरी जो टोटल जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 477,750 होगी। ये मैं इन तीन प्रोडक्ट्स के बीच में बांटूंगा, और इन तीन प्रोडक्ट्स के बीच में ये मैं कैसे बांटूंगा, मैं पर लेबर आवर का एक रेट कैलकुलेट कर कर और फिर बांटूंगा। यानी कि ये अगर $13 हमें नहीं भी दिया हुआ होता ना, अगर ये $13 हमें नहीं भी प्रोवाइडेड होता ना, तो हम कैलकुलेट भी कर सकते थे। हम कैसे कैलकुलेट करते? हम लिखते 477,750, 477,750 टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स। टोटल लेबर आवर्स कितने हैं? 36,750। तो अगर आप 477,750 को डिवाइड कर देते हो 36,750 से, तो अमाउंट आता है 13 का। यानी कि यही वाला अमाउंट आपके पास आ जाता, यही वाला अमाउंट आपके पास आ जाता। अगर आप 477,750 को 36,750 से डिवाइड करते तो $13 पर आवर का अमाउंट आ जाता। फिर हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड करने के लिए, एलओ में अगर फिक्स कॉस्ट इंक्लूड करनी है तो एलओ के आवर्स, यानी कि 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 13। अगर हेजर की कैलकुलेट करनी है तो 9,750 मल्टीप्लाइड बाई 13। और अगर पीच की कैलकुलेट करनी है तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 13। यानी कि जहां पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स लगे हैं वहां पर उतनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट शामिल कर देता। तो 15,000 इंटू 13 अगर करता हूँ तो 195,000 आता है। 195,000 यहाँ पर आ गया।
उसके बाद अगर मैं 9750 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 126750 आता है। 126750 यहाँ आ गया। उसके बाद अगर मैं 12,000 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 13 से तो 156,000 आता है, और 156,000 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये ही तरीका हमेशा इस्तेमाल होता है? नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। यहाँ पर कंपनी ने ये कहा कि हम अपनी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो इस तरह से 3 हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, इस तरह से 3 हिस्सों में बांटेंगे, तकसीम करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि एलओ की फिक्स कॉस्ट 195,000 है। एलओ पे इतनी कॉस्ट एलोकेट करी गई है, बांटी गई है, इतना वजन फिक्स कॉस्ट का इधर दिया गया है। देखो फिक्स कॉस्ट जनरली क्या होती है, मिसाल के तौर पर फैक्ट्री का रेंट। अगर एलओ बंद भी कर देंगे हम तो ऐसा नहीं है कि 195,000 से हमारी फिक्स कॉस्ट में कमी आ जाएगी। बात समझ रहे हो? ये इसी तरह से कि लेट से एक गाड़ी में 2 लोग जा रहे हैं। एक गाड़ी जो है उसमें 2 लोग जा रहे हैं। अब गाड़ी ने इधर से इधर जाना है और 200 रुपये का पेट्रोल लगना है और उसमें 3 लोग बैठे हैं, ए, एच और पी। अब अगर ए बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं जाता, तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी में पेट्रोल कम लगेगा, गाड़ी में तो उतना ही पेट्रोल लगेगा। ठीक है, तो ये याद रहे कि ये फिक्स कॉस्ट तकसीम करी है। ऐसा नहीं है कि एलओ की फिक्स कॉस्ट 195,000 है, बल्कि जो टोटल थी उसकी एक तकसीम करी गई है किसी एक खास फॉर्मूले के हिसाब से, मदद से। इधर लेबर आवर्स को हमने यूज किया। जिस तरह प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तीनों का, तो हमारे पास एलओ के लिए 372,000 माइनस 195,000, ये आ जाता है 177,000 का पॉजिटिव। 177,000 का पॉजिटिव। उसके बाद फिर 124,800 माइनस 126,750, यानी कि 1950 का नेगेटिव। और उसके बाद फिर पीच के लिए 180,000 माइनस 156,000, यानी कि 24,000 का पॉजिटिव। सही है जी? यहाँ तक सारी चीजें सबको क्लियर हैं? काइंडली मुझे बताइएगा। देखो अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं लिखा हुआ होता तो फिर हम उस सवाल में कोई और हिंट होती जिसकी जिसके हिसाब से हम अपनी फिक्स कॉस्ट को बांटते ना। अच्छा, टोटल प्रॉफिट। अगर कंपनी के टोटल प्रॉफिट की बात करें, यानी कि ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को ऐड कर दें, 177,000 एक वैल्यू है, फिर नेगेटिव का 1950 है, और फिर पॉजिटिव का 24,000 है, तो कितना बनता है? 177,000 माइनस 1950 प्लस 24,000, ये बन जाता है आपका 199050। 199050, ये हमारा पार्ट ए भी कर लिया हमने, बी भी कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, सी में बोलता है कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मेड पर डायरेक्ट लेबर आर फॉर ईच प्रोडक्ट। सी में हमें बोलता है कि कंट्रीब्यूशन मेड पर डायरेक्ट लेबर आर कैलकुलेट करो हर प्रोडक्ट के लिए। इसके लिए हम कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड किया करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एलओ की बात करते हैं तो एलओ के लिए कितने घंटे लग रहे थे? 15,000, है ना? हम पार्ट सी यहाँ कर लेते हैं। अगेन हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए, एच, पी। इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं। कंट्रीब्यूशंस क्या है भाई? इनकी कंट्रीब्यूशन है 372,000। उसके बाद है हमारे पास 124,800। उसके बाद है हमारी 180,000। उसके बाद इन पे लगने वाले लेबर आवर्स हैं, इन पे लगने वाले लेबर आवर्स हैं। लेबर आवर्स में हमारे पास जो लेबर आवर्स बनेंगे 15,000 ए के हैं, उसके बाद 9,750 एच के हैं, और उसके बाद 12,000 पी के हैं। फिर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर अगर हम कैलकुलेट करें तो 372,000 को 15,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 24.8
पहला। इसी तरह से अगर 124,800 को हम डिवाइड कर देंगे 9,750 से, तो ये आ जाएगा 12.8 दूसरा। और इसी तरह से 180,000 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 12,000 से, तो ये आ जाएगा 15 तीसरा। तो पार्ट सी में उसने हमें ये कहा था आर फॉर ईच प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, यानी कि आप टोटल कंट्रीब्यूशन को, जो भी एक प्रोडक्ट है उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन को उसके जो टोटल आवर्स हैं उससे डिवाइड कर देना। फिर आ जाता है अगली कहानी, अगला पार्ट। देखते हैं कि इसमें क्या है। बोलते हैं वन ऑफ द डायरेक्टर्स सजेस्ट दैट प्रोडक्शन ऑफ द हेजल शैम्पू शुड बी स्टॉप। एक डायरेक्टर ये बोलता है कि भाई हम हेजल शैम्पू जो है ना इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, मोस्ट लाइकली उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उसमें उसके दिमाग में मोस्ट लाइकली ये बात चल रही होगी कि हेजल जो है ना वो तो लॉस करता है। तो भाई अगर एक चीज नुकसान करती है, एक चीज लॉस करती है, तो चलो हम उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, एक चीज लॉस करती है, एक चीज नुकसान करती है, तो उसकी प्रोडक्शन ही नहीं करते। वन ऑफ द डायरेक्टर सजेस्ट दैट प्रोडक्शन ऑफ द हेजल शैम्पू शुड बी स्टॉप। हेजल शैम्पू जो है उसकी प्रोडक्शन को हम बंद कर देते हैं। एंड रिसोर्सेज शुड बी कंसंट्रेटेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एलो एंड पीच शैम्पू। और उधर से जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज बचेंगी उससे हम एलो एंड पीच, ये दो चीजें, ये जो दो शैम्पूज हैं, ये बनाना शुरू कर देंगे। अब देखिए हमें क्या, ये अच्छा है या नहीं है, सही है या नहीं है, इस तरह की कोई डिस्कशन करनी होगी। तो बहरहाल हम देखते हैं कि आगे अब क्या लिखा हुआ है। बोलते हैं इफ दिस डिसीजन इज इम्प्लीमेंटेड, अगर ये मशवरा, इस मशवरे पर अमल करा गया, द सेल्स ऑफ एलो एंड पीच शैम्पूज आर फोरकास्ट टू इंक्रीज बाय 10% ईच। तो एलो और पीच की जो यूनिट्स बिकते हैं ना उसमें 10-10% का इजाफा आएगा। नंबर टू में बोलता है देयर विल बी नो इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है उसमें किसी किस्म का कोई इंक्रीज नहीं आएगा, सेलिंग प्राइस उतनी ही रहेगी जितनी है। नंबर थ्री, द रेट्स फॉर वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट जो है वो भी अनचेंज्ड रहेगा। नंबर फोर, हायर मार्केटिंग कॉस्ट विल इंक्रीज द टोटल फिक्स कॉस्ट टू 550,000। और क्योंकि अब मैं मार्केटिंग ज़्यादा करूंगा तो मेरी जो फिक्स कॉस्ट है उसमें 5.5 लाख रुपए का इजाफा हो जाएगा। अब डी में लिखा हुआ है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट और लॉस for the aloe and peach shampoos and the total expected net profit for the 6 months ending 30th April 2013 using the overheads recovery rate of $13 per direct labor hour, clearly show any fixed overheads over or under absorbed values। अब वो बोलते हैं कि आप एक नया प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ और इसमें ये बताना कि पीच और एलो जब बेचेंगे तो क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा अगर हम इस मशवरे पर अमल करते हैं, और जो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट होगा, कंपनी का जो टोटल एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। यूजिंग द ओवरहेड्स रिकवरी रेट ऑफ $13 पर डायरेक्ट लेबर आवर। सर ये ओवरहेड्स रिकवरी रेट क्या होता है? ये अगर आपने ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको OAR का अंदाजा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई मसला नहीं है, आगे आप इंशाल्लाह इसको कवर कर लोगे। वो ये कहता है कि $13 के हिसाब से जो है ना वो आप फिक्स कॉस्ट को चार्ज कर लेना, क्लियरली शोइंग एनी फिक्स्ड ओवरहेड्स ओवर और अंडर एब्जॉर्ब। अच्छा, जब ये सॉल्व करूंगा तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इसमें क्या है। बहरहाल अगर हम डायरेक्टर का मशवरे पे अमल करते हैं तो अब हमारे पास जो पार्ट डी होगा ना, इसके हिसाब से हम सिर्फ दो ही चीजें बेच रहे होंगे। ए बेच रहे होंगे यानी कि एलो, और पीच बेच रहे होंगे यानी कि पीच। ए और पी ये दो चीजें हैं जो हम कर रहे होंगे। सही है ना? अच्छा, सबसे पहले इनके सेल्स देखते हैं कि इनके सेल्स जो है ना वो कितनी कितनी लीटर होगी, क्योंकि एक इम्पैक्ट ये था, उसने कहा कि भाई सेल्स जो है ना उसके लीटर्स जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, लिखा क्या था? लिखा ये था कि जब हम हेजल बंद करेंगे तो 10% से सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, सेल्स के यूनिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखें एलो के पिछले सेल्स के यूनिट्स 1,20,000 थे,
और पीच के जो है ना वो 60,000 थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी चीज को 10% से इंक्रीज करना है तो 1,20,000 प्लस 1,20,000 का 10%, या 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, यानी कि 132,000 लीटर्स एलो के, और 60,000 प्लस 60,000 का 10%, या 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, यानी कि 66,000 लीटर्स पीच के। ठीक है जी। तो हमारे पास एलो के जो लीटर्स होंगे वो 132,000 हो जाएंगे, जो पीच के हमारे पास लीटर्स होंगे वो 66,000 हो जाएंगे। ये एक चेंज आएगा। दूसरा हमारे पास सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है? सेलिंग प्राइस हमारे पास 8 और 10 है। सेलिंग प्राइस हमारे पास 8 और 10 है। एलो की सेलिंग प्राइस 8 है, पीच की सेलिंग प्राइस जो है वो 10 है। तो अब अगर आप सेल्स रेवेन्यू लिखोगे, अब अगर आप सेल्स रेवेन्यू लिखोगे कि भाई एलो से और पीच से कितना सेल्स रेवेन्यू आया, तो 132,000 इंटू 8, यानी कि 1056,000, 1056,000, और पीच से 66,000 इंटू 10, यानी कि 660,660,000। ठीक है जी। ये आपके पास जो है ना दोनों से आने वाला सेल्स रेवेन्यू होगा। सेल्स रेवेन्यू में से हम लेस कर देते हैं, सेल्स रेवेन्यू में से हम लेस कर देते हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? सेल्स रेवेन्यू तो सेलिंग प्राइस से यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर कर आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट दी हुई थी वो 2.7 पर लीटर दी हुई थी, और पीच की 5.36 दी हुई थी। सो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट जो होगी वो जाएगी 132,000 इंटू 2.7, यानी कि 356,400, 356,400। और जो पीच है, जो पीच है उसकी क्या हो जाएगी भाई? पीच की जो थी वो 5.36 थी ना, तो 66,000 इंटू 5.36, यानी कि 353,760, 353,760। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद अगला आ जाता है हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स की बात कर लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो हमारे पास जो पर लीटर दिए हुए थे वो 1.8 और 1 दिए हुए थे। सो 132,000 इंटू 1.8, 237,600 बनता है, 237,600। और 66,000 इंटू 1 जो है वो 66,000 बनता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं डायरेक्ट लेबर पर। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं डायरेक्ट लेबर पर। डायरेक्ट लेबर जो है वो एलो का 3.20 पर आवर है, 3.20 पर आवर है, पर आवर दिया हुआ था। अच्छा, और एलो के 1 घंटे में 8 लीटर्स की प्रोडक्शन होती है। तो पहले तो हम देख लेते हैं 132,000 अगर मुझे लीटर्स बनाने हैं, 1 घंटे में 8 लीटर बनता है, तो 132,000 डिवाइडेड बाय 8, या आपके पास 16,500 आता है। 16,500 घंटों की ज़रूरत है। ठीक है। इसी तरह से इतने आवर्स की ज़रूरत है ना। ठीक है ना, 132,000 लीटर बनाना है और 1 घंटे में 8 लीटर बनता है, तो 16,500 घंटों की यहाँ ज़रूरत है। 1 घंटे का रेट जो है वो 3.2 है, तो 16,500 इंटू 3.2, 16,500 इंटू 3.2, 52,800 बनेगा। अच्छा, पीच के लिए क्या होगा? 66,000 लीटर्स बनाने, 1 घंटे में कितना लीटर बनता है भाई? 1 घंटे में 5 लीटर बनता है। 1 घंटे में 5 लीटर्स बनता है। तो अगर 1 घंटे में 5 लीटर्स बनता है तो 66,000 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 13,200 घंटों की यहाँ पर ज़रूरत है। 13,200 घंटों की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है। अगेन 1 घंटे का जो रेट है वो 3.2 है। 1 घंटे का अगर रेट 3.2 है तो 422,400 का यहाँ पर, 42240 का, 42240 का यहाँ पर खर्चा होगा।
ये हम अगर माइनस कर दें पहले तो, ठीक है जी, क्योंकि ये सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट्स हैं। अगर हम सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं यहाँ तक, तो फिर हमारे पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाती है। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू जो होगी 1056000 -356400 -237600 -528000, यानी कि 409200 यहाँ पर आ गया। और दूसरी जगह पर 660000 -353760 -66000 और माइनस कर दिया 42240, तो 198,000 यहाँ पर बच गया। इसके बाद आ जाती है फिक्स कॉस्ट की बारी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट जो है ना, उसके लिए क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट जो है वो हमें इसने बोला हुआ है कि पहले तो आप जो है ना ओवरहेड्स की $13 पर आवर के हिसाब से रिकवरी करना। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट पहले यहाँ पर कितनी चार्ज होगी और है कितनी, ये बड़ी एक, शायद अगर किसी ने अंडर ओवर अप्लाइड ना पढ़ा हो तो एक नई चीज आएगी इनके सामने। देखिए, पहले हम देखते हैं कि हमारी एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कितनी है। एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, यानी कि वाकई में जो मुझे फिक्स कॉस्ट के हिसाब का खर्चा करना है, एक्चुअली जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा है मेरा वो कितना है। तो अगर मैं एक्चुअल फिक्स कॉस्ट की बात करता हूँ तो ऊपर हमारे पास सवाल में 477750 477750 की फिक्स कॉस्ट दी हुई थी। तो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट में एक तो है हमारे पास 477750। इसके अलावा ये जो नई बातें हैं इसमें लिखा हुआ था कि 550,000 का आपका मार्केटिंग का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। ठीक है जी, तो अगर 550,000 का मार्केटिंग का एक्स्ट्रा खर्चा होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी जो टोटल फिक्स कॉस्ट होगी वो 477750 प्लस 550000, यानी कि 1027750। 1027750 ये मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट का खर्चा है। 1027750 ये टोटल मेरा फिक्स कॉस्ट का खर्चा है। सही है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें कितनी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो आ, यहाँ पर शामिल करनी होगी, वो हमें देखना है। पहले मैं एक मिनट, 550,000 और 477750, 1027750 यही बनता है। ऊपर कितना था? 477750। सही। अच्छा जी, पहले तो बता दो भाई, यहाँ तक सब क्लियर हो? सही है। अच्छा, अब जो है वो हम ये देखते हैं कि हमें एलओ में कितनी फिक्स कॉस्ट इंक्लूड करनी होगी। देखो, पहले एलओ में 195,000 इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन अब 195,000 तो नहीं होगी। अब कैसे आएगी सर? अब इस तरह से आएगी कि वन $13 का रेट है, और अब 16,500 घंटे हैं। तो 16,500 इंटू 13 पहले तो कर लो। 16,500 इंटू 13, यह आता है 214,500। 214,500। तो यहाँ पर आ गया 214,500। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा पीच प्रोडक्ट है, पीच पे लग रहे थे 13,200 घंटे, और उसने कहा था कि फिक्स कॉस्ट जो शामिल करो वो ₹13 के हिसाब से करना। तो अगर मैं 13,200 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाता है 171,600। 171,600। 171,600। अच्छा जी, तो इन दोनों को नेट कर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालते हैं पहले तो। 409200 -214,500, ये बन जाता है 194,700। और 198,000 -171,600,
यानी कि ये बन जाता है 26,400। 26,400। अच्छा, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट इस बेसिस पर बन रहा है ना, टोटल प्रॉफिट इस बेसिस पर बन रहा है कि भाई जो प्रोडक्ट वाइज हमने 13 रुपए के हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करी, 13 रुपए के हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करी, तो 194,700 और 26,400, ये बनता है 221100। 221100। ठीक है। अच्छा, अब उसने ये बोला था क्लियरली शो एनी फिक्स्ड ओवरहेड्स ओवर और अंडर एब्जॉर्ब। ओवर अंडर एब्जॉर्ब की अमाउंट भी आपने बतानी है, और आपका जो खर्चा है और जो होना चाहिए था, ये एक्चुअल जो खर्चा है और जो आपने किया है, उन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस लेना होगा। देखो, यहाँ पर अगर हम वापस से थोड़ा सा सवाल की तरफ जाते हैं, तो ऊपर हमारे पास लिखा हुआ था टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 477,750 फॉर द 6 मंथ्स वे रिकवर्ड एट द रेट ऑफ $13 पर लेबर आवर। फिर ये जो फिक्स कॉस्ट थी, इसकी रिकवरी इधर शामिल थी, ठीक है ना। फिर अगर हम आगे सवाल पूछ पढ़ते हैं, देखिए ये तो हमारे पास क्या था, कैलकुलेट दी total direct labor hours for required for the 6 months ended 31st October. Prepare a statement showing the net profit or loss for each of the three products and the total profit for the 6 months ended this. ये सारी चीजें हमने कर ली थी। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं नीचे, तो उसने हमें बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द एलो एंड पीच शैम्पूज एंड द टोटल एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द 6 months ending 30 April 2013। अब वो जिन 6 महीनों की बात कर रहा था, वो अगले 6 महीने थे। यानी कि उसने पहले जब 6 महीनों की बात करी, मई से अगर हम महीने काउंट करें, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीने का हिसाब किताब हमने ऊपर कर लिया था। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 6 महीनों का हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मालूम कर रहे थे। अच्छा, ये जो आपके पास एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है टोटल, ये तो पूरे साल की है ना। इसमें से पहले 6 महीने की जो फिक्स कॉस्ट थी, इसमें जो जो पहले हमारे 6 महीने थे, उन 6 महीनों की जो फिक्स कॉस्ट थी, वो ऑलरेडी हम ऊपर अकाउंट फॉर कर चुके हैं। पहले जो 6 महीने की ये जो फिक्स कॉस्ट थी, ये तो ऑलरेडी हम पहले 6 महीने के प्रॉफिट्स में यहाँ पर एक अकाउंट फॉर कर चुके हैं, माइनस भी कर चुके हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो अगले 6 महीनों की बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेक्टेड बनाया है, ये 6 मंथ्स का तो बनाया है, लेकिन ये कौन से 6 मंथ्स हैं, जो एंड हो रहे हैं 30 अप्रैल 13 वाले दिन। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि 30 अप्रैल 13 वाले जो 6 महीने हैं, इनकी जो फिक्स कॉस्ट थी, ये 5.5 लाख रुपए थी, वो एडवर्टाइजमेंट वाली। और हमने क्या किया है, हमने उसमें से 2,14,500, एक कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ये ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड और अप्लाइड और ये सारी जो टर्म्स है ना, ये ओवरहेड्स के चैप्टर्स में है। अगर आपने ओवरहेड्स का चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो फिल वक्त अभी ये चीज़ें आपको शायद इतनी समझ नहीं आएंगी। बहरहाल, हमारी जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है, वो इन 6 महीनों की 5.5 लाख है। एक चीज़ कहलाती है एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट जो है हमारी, या एक्चुअल फिक्स ओवरहेड जो है हमारे, वो 5.5 लाख है। और एक कहलाते हैं एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है कि अभी तक आपने कितने शामिल कर लिए हैं, इंक्लूड कर लिए हैं। तो मैंने 2,14,500 और 171,600, यानी कि टोटल 386,100, टोटल 386,100 प्रोडक्ट्स में चार्ज कर चुका हूँ, चार्ज कर लिए हैं, माइनस कर चुका हूँ, सब्ट्रैक्ट कर चुका हूँ। इन दोनों के डिफरेंस से ओवर या अंडर अप्लाइड आता है, या ओवर अंडर एब्जॉर्ब आता है। यहाँ पर अंडर एब्जॉर्ब है। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि जितने खर्चे थे, अभी आपने वो सारे माइनस नहीं करे हुए हैं, आपका प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है जितना होना चाहिए उससे। तो 5.5 लाख और 386,100 का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, तो ये 163,900 बनता है। 163
900 जो है 163,900 जो है इसका आपका अंडर एब्जॉर्ब्ड है। और ये भी जब आप यहाँ पर प्रॉफिट से माइनस करोगे ना, यानी कि अंडर एब्जॉर्ब प्रॉफिट्स को कम करता है। अगेन ये ओवरहेड्स के चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे, तो अंडर एब्जॉर्ब से आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो फर्दर कम हो जाता है, और आपका सही प्रॉफिट 221100 माइनस 163,900 ये रह जाएगा 57,200। आपका जो प्रॉफिट है ना वो बच जाएगा 57,200। ये आपका रिवाइज करेक्टेड ट्रू प्रॉफिट होगा, जिसमें आपने अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट भी कर दी है। फाइनली पार्ट ई बोलता था, बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस इन बी एंड डी अबव, एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ द रेंज ऑफ शैम्पूज। यानी कि बी और डी में जो जो चीजें आपने कैलकुलेट करी उसके हिसाब से आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हमारा थियोरेटिकल सवाल है। देखो बी में क्या था, बी पार्ट में हमने ये कैलकुलेट किया था कि कंपनी का टोटल प्रॉफिट 199,050 आ रहा है। पार्ट बी जो है ना, पार्ट बी में जब हमने पीएनएल बनाया था, तो पीएनएल के हिसाब से जो प्रॉफिट कैलकुलेट हमने किया था वो प्रॉफिट आ रहा था 199,050। फिर हमने पार्ट डी के हिसाब से जब ये डिसीजन लिया कि हेजल नहीं बनाते हैं और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो हमारा जो आंसर आया ना वो आया 57200। तो अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो भाई मेरे डिसीजन लेने की वजह से अगर मैं हेजल को बंद करता हूँ और जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो चीज़ें होती हैं, तो मेरा प्रॉफिट 141,850 से कम हो जाएगा। रिडक्शन इन प्रॉफिट, रिडक्शन इन प्रॉफिट कितना रिड्यूस हो जाएगा? प्रॉफिट 141,850 से मेरा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन इन प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए? हमारा डिसीजन ये होना चाहिए कि हमें तीनों शैम्पूज की प्रोडक्शन करनी है। उसने बोला था बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस इन पार्ट बी एंड डी अबव, एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ द रेंज ऑफ शैम्पूज। तो हमारी एडवाइस ये होगी कि मेंटेन मेंटेन प्रोडक्शन maintain production of all three shampoos, of all three shampoos। तीनों शैम्पूज की प्रोडक्शन जो है ना वो हम करते जाएं, हम उसको बंद ना करें। ठीक है। और हम जो हमने सोचा था कि हेजल की प्रोडक्शन को बंद कर देंगे वो ना करें, उसकी वजह से हमें फाइनेंशियली नुकसान हो रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हुआ। आप लोग ये दोबारा से करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो।